साथियों, टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, बेटियों को हिस्सा को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, जो ट्रिपल जज बेंच के संवैधानिक पीठ के द्वारा आया है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। और इस जजमेंट की कॉपी आप अपने लोअर कोर्ट में, अगर आप भी हिस्सा से संबंधित दावा या क्लेम किए हैं लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो इस जजमेंट की कॉपी लगाकर आप आसानी से अपना केस जीत सकते हैं। ये न्यू गाइडलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। हालांकि ये जजमेंट 11 अगस्त 2020 को आ गया था, लेकिन जब हमारे देश की संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया 2005 में, तब से बहुत असमंजस की स्थिति बन गई थी। उसमें संशोधन के पूर्व अगर जिन पिताओं की या अभिभावकों की मृत्यु हो जाती थी, या उसके पूर्व अगर जिन बेटियों का जन्म हुआ होता था और उसके पूर्व उनकी मृत्यु होती थी, तब उन बेटियों को हिस्सा लेने में, अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और संशोधन के पूर्व अगर पिता की मृत्यु हो गई होती थी, तब उनको हिस्सा नहीं मिल पाता था। तो इस असमंजस की स्थिति को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट ये 11 अगस्त 2020 को सुनाया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे पिता की मृत्यु यानी कि ये संशोधन लागू होने के पूर्व हो गई हो या बाद में हो गई हो, चाहे जब कभी भी उसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन अगर बेटी है तो बेटी अगर जिंदा है या बेटी के बच्चे जिंदा हैं, तो बेटी पिता के संपत्ति में हिस्सा ले सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। साथियों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 सितंबर 2005 से हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 लागू हुआ। इसका मतलब है कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई हो, तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जस्टिस मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटियों को बेटे के बराबर का अधिकार देना होगा, क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी दिल के करीब रहती है। बेटी आजीवन हम वारिस ही रहेगी, भले पिता जिंदा हो या नहीं। अच्छा, इससे पहले 1956 में क्या नियम था? जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना था 1956, उसमें यह प्रावधान था कि 1956 के तहत भी बेटी पिता के पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकती थी, लेकिन उसमें उसको कब्जा साबित करना पड़ता था, उसमें बंटवारा साबित करना पड़ता था, और ये साबित करना पड़ता था कि हम पिता के जीवन काल से ही पिता के संपत्ति में हिस्सा लेके काबिज थे और हम उस पे खेती काश्तकारी कर रहे थे, तभी उसमें हिस्सा मिलता था। नहीं तो शादी के बाद जो बेटी होती थी, उसकी सकूनत अलग अख्तियार वो कर लेती थी, और वो हम वारिस यानी कि सहदायिकी का सदस्य नहीं रहती थी, उसकी सहदायिकी अलग हो जाती थी शादी के बाद। तो उसको साबित करने के लिए हिस्सा साबित करना पड़ता था कि मैं पिता के संपत्ति में जब मैं सदस्य थी तभी हिस्सा लेकर उस पर काबिज थी, कास्त थी, और उस पर बराबर खेती काश्तकारी करती चली आ रही थी। शादी हो जाने के बाद भी मैं वहां से आके खेती काश्तकारी करता था। ये साबित होने के बाद ही बेटी पिता के संपत्ति में हिस्सा ले सकती थी। लेकिन ये संशोधन जैसे ही 9 सितंबर 2005 से हुआ, संशोधन के बाद बेटी को जन्म से ही सहदायिकी का सदस्य मान लिया गया, और वह बेटी या बेटी के लड़के बच्चे यानी कि 4 पीढ़ी तक वह पिता के संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। ये ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट में 11 अगस्त 2020 का जो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, मैं इस जजमेंट की कॉपी अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि ये जजमेंट जो है, ये विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जिसका डायरी नंबर अगर आप नोट करना चाहें तो इसका डायरी नंबर है 32601/2018। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट की सहायता से आप बहुत ही अपना केस जो भी पेंडिंग है उसको आप
जीत सकते हैं लोअर कोर्ट में, क्योंकि अब इसमें आपको हिस्सा वगैरह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है जिसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें कही गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि बेटी कब पैदा हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, पिता की कब मृत्यु हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना साबित होना चाहिए कि हाँ ये बेटी फला पिता की वारिस है। अगर उसकी वारिस है तो उसके संपत्तियों में हिस्सा उसका बनता है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है। स्व अर्जित संपत्ति में थोड़ा सा भिन्न कैटेगरी का है। स्वअर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। अगर पिता अपने पैसे से जमीन खरीदा है या मकान बनवाया है या खरीदा है तो वह जिसे चाहे वह अपनी मर्जी से संपत्ति को दे सकता है, वसीयत कर सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति में पिता ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो वसीयत लिख भी देता है तब भी बेटी चाहे तो उस संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। लेकिन अगर आप चाहें कि हम बेटी के शादी ब्याह में बहुत सारा पैसा खर्च करके उसको अलग माने पूरी व्यवस्था दे दिए हैं, हिस्सा के बराबर उसको दे दिए हैं और हम चाहते हैं कि उनको हिस्सा न मिले, तो इसकी भी व्यवस्था है कानून में। उसमें कुछ कंडीशन है, 3-4 पॉइंट है। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसे बेटी को हिस्सा न देना पड़े, उसका क्या क्या प्रावधान है। तो मैं अपने अगले वीडियो में इसका चर्चा इसमें वीडियो बना के आप लोगों के सामने उसका भी बता देंगे कि किस कंडीशन में माने चाहे तो बेटी हिस्सा से वंचित हो सकती है, क्या करना पड़ेगा पिता को। लेकिन वैसे आज के स्थिति में यह है कि अब बेटी अगर हिस्सा लेना चाहे तो बराबर हिस्सा ले सकती है जब से यह संशोधन हुआ है 9 सितंबर 2005 से। और 9 सितंबर 2005 संशोधन से ही नहीं, संशोधन से काफी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन 11 अगस्त 2020 से सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल डिफाइन कर दिया है और एकदम क्लियर कर दिया है कि बेटी जन्म से ही पिता के सहदायिकी का सदस्य हो जाती है और वो हमेशा जीवन पर्यंत सहदायिकी का सदस्य रहती है। इसलिए उसका हिस्सा बरकरार रहता है, 4 पीढ़ी तक उसका हिस्सा बरकरार रहता है। यानी वो जब चाहे तब दावा दायर करके अपना हिस्सा, उसके लड़के बच्चे भी अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। तो इसका जजमेंट अगर आप चाहें तो मैं जजमेंट की कॉपी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह से साथियों ये लैंडमार्क जजमेंट है, ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है। लेकिन वर्तमान सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से जैसा हमारे हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन में चला आ रहा था उसके हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि पूर्व में कभी भी बेटियों को पिता के संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था। किसी विषम परिस्थिति में ही अगर मान लीजिए किसी पिता का कोई संतान न हो और वो निसंतान हो, ऐसी स्थिति में बेटियों को हिस्सा मिलता था। लेकिन फिर भी निसंतान के स्थिति में भी अगर उनके भाई हैं या भाई के लड़के हैं तो वो वारिस हो जाते थे, बेटियां हिस्सा नहीं लेती थी। क्योंकि ये ऐसा हम लोगों की संस्कृति थी, हिंदू में ऐसा ही संस्कृति थी। लेकिन अब नए दौर में नए तकनीकी में नए बदलाव आ रहे हैं और जो पुराने सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से जो धारणाएं थी, जो हमारे देश में चल रही थी, उसको बदलाव किया जा रहा है। जो वैसे तो देखा जाए तो सही है या सही नहीं है, ये आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या ये सही है या नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह का दौर चालू होगा तो एक तरह से एक नई शुरुआत का ऐलान होगा। भाई हर एक बच्चे की शादी होती है, शादी कहीं होगी तो कहीं की वो बेटी ही होगी तो वो हिस्सा लेगी, फिर उसके यहाँ का जिसकी शादी जहाँ हुआ होगा वो वहाँ हिस्सा लेगा। यानी ये एक तरह से काफी असमंजस की स्थिति निर्मित हो जाती है, कोई लेगा कोई नहीं लेगा। तो ये माने हमारे संस्कृति के हिसाब से जो संशोधन हुआ है, माननीय सांसद के द्वारा जो संशोधन किया गया है, ये सही नहीं है। हमारा जो उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बना था कि शादी के बाद बेटियां अलग हो जाती थी और पिता के सहदायिकी का सदस्य नहीं रह जाती थी, ये बहुत ही बेटर था। इसमें इस तरह का संशोधन करने की कतई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी पता नहीं संसद को क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा और इस तरह का संशोधन किया गया है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारा क्लाज है, आप चाहें तो दे सकते हैं, चाहें तो नहीं दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग
चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं, हम आप लोगों के लिए इसके लिए अलग से वीडियो अपने अगले वीडियो में बना देंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और ग्रुप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। मैं आप लोगों को इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट तथा नवीनतम जानकारी जो भी परिवर्तन होते रहते हैं आप लोगों को देता रहता हूं। साथियों नमस्कार।